वेलकम दोस्तों, आप सब देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स, आपके सर्विस रेगुलेशंस एंड एकेडमिक रूल्स, जिसमें आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड थे। बिकॉज ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस बनता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए और आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो पहली क्लास कल आपको मिल गई थी। पहली क्लास में जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई उसमें टोटल हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और बच्चों ने ज़रूर वो देखा होगा कि किस स्पीड से हमने डिस्कस किया है। बिकॉज रिवीजन के तरीके से होना चाहिए। आज बात करेंगे रिवीजन क्लास 2 की। तो क्लास 2 करने से पहले आपको क्या करना है, अटेंटेटिवली इतना टाइम ज़रूर निकालना है ताकि आप क्लास को अच्छे से समझ पाओ। बिकॉज काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। 3 पोस्ट होंगी आपकी एएसओ की, बाकी आई थिंक 9 पोस्ट हैं जो एसएससी की हैं। तो इतनी कम पोस्टों में कंपटीशन आपको पता है ओब्वियसली हाई रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही है। बिकॉज सिलेबस ऑलरेडी वास्ट है। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि सिलेबस को किस तरह कवर करना है। कुछ हमारी तरफ से कोशिश की जाती है, कुछ आप खुद कोशिश करते हो। तो साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास 2 का पहला क्वेश्चन। अ कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइल। तो आपको पता है पेपर्स का जो कलेक्शन होता है किसी सब्जेक्ट पे, तो उसको फाइल बोलते हैं। तो फाइल क्या होती है, एक नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं फाइल में, लेकिन सब्जेक्ट उनका एक ही होता है, किस टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, फुल फॉर्म बतानी है आपने डीआरओ की। तो बच्चों क्या है, फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कुछ इससे रिलेटेड। तो अब उसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा गया है कि डीआरओ की फुल फॉर्म बतानी है। तो डीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है आपकी डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। क्या होती है, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। अच्छा, आपको याद रखना है हमेशा ये शॉर्टकट कीज़ हम क्यों कराते हैं, क्योंकि हर एक पेपर में, चाहे आप कोई भी पेपर देखो, आपको शॉर्टकट कीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। तो ये एज पर सिलेबस है। जैसे आपका एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये जो सिलेबस में पूछे गए हैं, इसी वजह से इन क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो बच्चों जब कंट्रोल के साथ में आप लेफ़्ट ब्रैकेट को प्रेस करोगे, आप देखते हो अपने कीबोर्ड में लेफ़्ट ब्रैकेट आपको पी के बाद में देखने को मिलती है। पहली जो रो होती है QWERTYUIOP, तो उसके बाद में आपको ये लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट देखने को मिलती हैं। बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है इनको। तो अगर आप लेफ़्ट ब्रैकेट यूज़ करोगे कंट्रोल के साथ, तो वो फॉन्ट को क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो फॉन्ट का साइज है बढ़ जाएगा। लेकिन अगर राइट करोगे तो क्या होगा, आप कमेंट करके बताओगे हमें। ठीक है, चलो तो 3 क्वेश्चन आपको कराए, चलो रिवाइज कराते हैं। कलेक्शन ऑफ पेपर्स किसी सब्जेक्ट पे जो होता है बच्चों, उसको फाइल बोला जाता है। डीआरओ आपका एक डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, जिसकी एब्रीवेटेड फॉर्म होती है ये। इंक्रीज़ करना है, अगर आपने फॉन्ट का साइज सोचो 14 है, अगर 15 उसको करना है 1 पॉइंट, तो आप कंट्रोल के साथ में क्या करोगे साथियों, लेफ़्ट ब्रैकेट को प्रेस करोगे, तो आपका फॉन्ट का साइज है वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। 4th क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। रूल्स विच एलोकेट्स द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट अमंगस्ट इट्स मिनिस्ट्रीज। अच्छा, कौन से रूल्स हैं जो बिजनेस को एलोकेट करते हैं गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में, किस गवर्नमेंट के बीच में, उस गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के बीच में। तो अगर बिजनेस को एलोकेट करना है तो कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों वो रूल्स होते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस। पता है ना आपको, एओबी टीओबी हमने बताया था ऑफिस प्रोसीजर्स में, तो ये वही होता है आपका। तो एओबी रूल्स आपके कब आए, 1961 में। ठीक है, आपने याद रखना है एओबी रूल्स आपके 1961 में। साथ में जीओआई हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं ये। इनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में एलोकेट करते हैं बिजनेस को। ठीक है, इसीलिए इनको एलोकेशन ऑफ बिजनेस बोला जाता है। Bodies are given autonomy to discharge their functions in accordance with memorandum of association। तो बच्चों ये आपने हमेशा याद रखना है, जब MOA की बात होगी ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तब आप समझ लेना ऑटोनॉमस बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये बॉडीज़ ही होती हैं जिनको ऑटोनॉमी दी जाती है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है। अब जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऑटोनॉमस बॉडीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता है, जिसका आप पेपर देने जा रहे हो वो भी आपका एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो चलो एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आपको IMA याद रखना है, IIT याद रखना है, नेटर याद रखना है, PGI चंडीगढ़ याद रखना है और एम्स याद रखना है। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं आपके
ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं। और NIFT का क्या करोगे, अब आपको छोटा सा होमवर्क है कि भाई आप NIFT की फुल फॉर्म यहाँ पे बताओगे, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इतना मैं बताऊंगा, बाकी आप बताओगे। ओके, चलो। रूल्स जो अलोकेट करते हैं बिजनेस को, उनको एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बोला जाता है 1961। बॉडीज़ हैं जो ऑटोनॉमी डिस्चार्ज करती हैं फंक्शंस को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, उन बॉडीज़ को ऑटोनॉमस बॉडीज़ बोला जाता है। और ऑटोनॉमस बॉडीज़ में आपके एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, दैट इज़ IIT, NIFT, एम्स, PGI, निटर और आपका IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। 6 क्वेश्चन टोटल हम करा चुके हैं। बारी है 7th की। पावर टू मेक रेगुलेशंस मेंशन्ड इन UGC एक्ट 1956। कौन से रेगुलेशन में बात की गई है, रूल में बात की गई है, जिसकी वजह से पावर होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रेगुलेशंस बनाने की। तो बच्चों याद रखो 26 में पावर होती है रेगुलेशंस बनाने की, ठीक है। अब रूल 25 के बारे में भी आपसे पूछूंगा मैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। पेनल्टीज़ की बात करते हैं तो पेनल्टीज़ किस में आएंगी, आपका रूल 24 में आती है। तो बच्चों रूल 24 में आपने देखा पेनल्टीज़ आएंगी, रूल 26 में आपके पावर टू मेक रेगुलेशंस आएगा, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये कौन करता है ऑडिट, आपको पता है ऑडिट करता है कैग। तो बच्चों होमवर्क में आपने क्या करना है, कैग की फुल फॉर्म को कमेंट करना है, किस में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं होता है आइडिया वो कमेंट बॉक्स जरूर विजिट करें, है ना, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बच्चे उनका आंसर्स करते हैं, हम उनको लाइक करते हैं। तो कैग की फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो पावर टू मेक रेगुलेशन सेक्शन 26 में बात करते हैं UGC एक्ट के। UGC एक्ट के ही सेक्शन 24 में बात करते हैं हम पेनल्टीज़ की। और अगर ऑडिट की बात होगी यूनिवर्सिटी की तो कैग करता है ऑडिट। अब कैग की फुल फॉर्म क्या है, होमवर्क है, एक क्वेश्चन के बाद मैं आंसर दूंगा इसका, ठीक है। बजट मेंशन्ड इन UGC एक्ट 1956। तो बच्चों बजट की बात होती है सेक्शन 17 में, ठीक है। सेक्शन 17 बात करता है आपका बजट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, अभी आपको फुल फॉर्म बताऊंगा मैं किसकी, जो अभी पूछी थी कैग की। तो बच्चों कैग क्या होता है, कैग होता है आपका कंप्ट्रोलर, स्पेलिंग याद रखना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यही है जो आपका ऑडिट करता है UGC कमीशन का, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ UGC का, इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का जो UGC का रूल है वो कब आया आपका, 1960 में आया, याद रखना है। और AOB TOB बच्चों हमने पढ़ाए थे आपको, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, वो 61 में आए थे, ठीक है, इतना याद रखना। फुल फॉर्म NIRF की बतानी है आपने। तो NIRF का होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से बताया जाता है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेजेज में कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पे है, IISc बेंगलोर है, IIT है, कौन है, ठीक है। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एम्स है, PGI है, कौन है, ये सब चीज़ NIRF की रैंकिंग से डिसाइड होता है। इससे आपकी क्वालिटी, जो क्वालिटेटिव रैंक है यूनिवर्सिटी की, वो पता लगती है हमें, ओके। तो फुल फॉर्म आपने ज़रूर याद रखनी है। तो चलो सेक्शन 17 बात करेगा बजट की, UGC एक्ट की बात करेंगे तो इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बात करेगा आपका जो 1960 में आए थे। और NIRF बच्चों होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके। 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। अभी छोटा सा काम करना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करके आगे चलते हैं। पेस्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड। अब MS वर्ड में जितने भी आपने वर्ड्स को या टेक्स्ट को कॉपी किया है उनको पेस्ट कैसे करोगे, कंट्रोल के V के साथ में करेंगे। और बच्चों अगर कॉपी करना हो तो C के साथ में कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे उन्हें जब, तो कंट्रोल V के साथ करेंगे, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है बट पेपर में पता नहीं हर बार आता है, आपको पता होना चाहिए। हाउ टू इंक्रीज पेज लेफ्ट इंडेंट बाई शॉर्टकट की इन MS वर्ड। अच्छा, पेज का जो लेफ्ट साइड का एरिया होता है ना, अगर उसको आपने इंक्रीज करना है MS वर्ड में तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे, कंट्रोल के साथ में बच्चों M यूज़ करना। तो लेफ्ट इंडेंट है ना जो आपका पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट जो होगा वर्ड में वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। ड्रॉ टेबल टूल बटन यू मे फाइंड इन MS वर्ड। अब टेबल ड्रॉ करने का टूल बटन है वो MS वर्ड में मिलता है आपको, कहाँ मिलता है, टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में।
आप देखोगे टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार होगा, वहाँ पे ड्रॉ टेबल टूल आपको देखने को मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। तो कंट्रोल वी क्या होता है, MS वर्ड में पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल M से क्या होता है, पेज का लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज हो जाता है। टेबल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको ड्रॉ टेबल टूल का बटन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एक्सीडिंग। अच्छा, कितने दिन से ज़्यादा तक बच्चों छुट्टी नहीं दी जा सकती किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में पहले करवाया हुआ है आपको। 5 साल से ज़्यादा छुट्टी हम कैसे भी अलाउ नहीं कर सकते। अगर बच्चों इससे ज़्यादा छुट्टी होती है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हमें, तो क्या समझा जाता है, तो रेजिग्नेशन समझा जाता है। ये भी पढ़ा है ना आपने। अगर आप इंटीमेट नहीं करते हो इसके बाद भी तो रिज़ाइन समझा जाता है। नॉर्मली यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑफिस ऑर्डर का आपका काम क्या होता है, जो भी आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है डिपार्टमेंट के या सेक्शन के अंदर, उसमें अगर आपने कोई निर्देश जारी करने हैं तो एक ऑफिस ऑर्डर है जो रिलीज़ किया जाता है, जिससे आपके इंस्ट्रक्शन सबको पता लग जाते हैं। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन अ वाइड पब्लिसिटी टू अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज प्रपोज्ड। कम्युनिकेशन के उस तरीके की बात बताओ आप जिसकी वजह से किसी डिसीजन की वाइड पब्लिसिटी की जा सके, मतलब सबको पता लग सके, तो उसको प्रेस कम्युनिक बोलते हैं या प्रेस नोट बोलते हैं। तो बच्चों इसको आप एक तरह से यही समझ लो, मीडिया के थ्रू जब एक प्रेस नोट रिलीज अगर हो जाएगा तो वो एक वाइड लेवल पे होता है, पूरी पब्लिक को पता लग जाता है। ठीक है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अगर ऑर्डर जारी करने हैं तो उसको ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर 5 साल से ज़्यादा उसको लीव किसी भी तरह से ग्रांट नहीं की जा सकती। ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 के बीच। ओके, तो सेशन को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। इन केस ऑफ करस्पॉन्डेंस विद फॉरेन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड एज पर। जब भी किसी विदेश मंत्रालय से बात करनी हो आपको तो इंस्ट्रक्शंस किसके हिसाब से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से होते हैं। बिकॉज फॉरेन अफेयर्स का ही काम होता है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में टाई अप रखना। जो लेटर पर्सनल या फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है बच्चों उसको बोला जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में आता है। डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है, एक पर्सनली, एक क्या होगा, 2 या तो इक्वलेंट रैंक वाले ऑफिसर इस लेटर को यूज़ करते हैं, या ऐसा होगा कि जो लेवल का डिफरेंस है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो आप 11 पे लेवल पे ऑफिसर हो और कोई ऑफिसर 13 पे लेवल पे है या 12 पे लेवल पे है, तो वो डेमी ऑफिशियल लेटर में बात कर सकता है। ठीक है। ड्राफ्ट कब बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड केस मतलब कैसे, जिसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट आपकी अवेलेबल होती है, फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, तब आपको कोई ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि बच्चों आपको पता है GPF विड्रॉल होता है, तो इनके फॉर्म होते हैं, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं होती ड्राफ्ट बनाने की। क्लियर। चलो 19 से 21 तक आपको बताते हैं। अभी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, कोई भी जो कम्युनिकेशन होगी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में तो वो एज पर द इंस्ट्रक्शन होगी आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। लेटर जो एक पर्सनल या फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है बच्चों उसको डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। ड्राफ्ट बनाने की कब जरूरत नहीं पड़ती है, जब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होता है तब। क्लियर। आई थिंक अभी तक हम टोटल बच्चों 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आई थिंक ये सबके क्लियर होंगे। तो चलते हैं 22 पे। अ ड्राफ्ट शैल बी क्लियर एंड कंसाइज। जो आपका ड्राफ्ट है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा और समझने में कामयाब होना चाहिए, उस हिसाब से आपने ड्राफ्ट बनाना है। ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करने होते कि आपको मैटर ही समझना है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइल नंबरिंग सिस्टम आर देयर। अच्छा, फाइल नंबरिंग सिस्टम हमने आपको जब पढ़ाए थे तो 2 टाइप के फाइल नंबरिंग सिस्टम पढ़ाए थे। तो 2 टाइप के कौन से होते हैं बच्चों, एक तो फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम होता है और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबर सिस्टम। ठीक है, एक तो फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबर सिस्टम। 24 में देखेंगे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म आपको NAI देखने को मिलती है।
तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका आता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, चलो 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो आपको रिवाइज कराता हूँ। क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए आपका ड्राफ्ट। फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबर सिस्टम, आपके 2 टाइप के फाइल नंबर सिस्टम होते हैं। नेशनल आर्काइव जो इंडिया है वो आपका एक अटैच्ड ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आपके। ठीक है, क्लियर सी बात है, बड़ी सिंपल सी। 24 क्वेश्चन आप कर चुके हो। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अब। इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो इंक्रीज करना था, तो बच्चों इसको ना हम रिव्यू पे रख लेते हैं, इसको चेक करेंगे। बिकॉज इंक्रीज का हमने आई थिंक जो शुरुआत में आपको बताया था वो बताया था कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट बताया था ना आपको कि भाई लेफ़्ट ब्रैकेट यूज़ करनी है, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज़ कर दी राइट। तो मे बी ये इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ होगा, ये हम आपको कमेंट में ज़रूर पिन करके बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 25 होगा इसको हम नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आपका जो कौन सी क्लास है ये आपकी क्लास 2 है। इस क्लास 2 में क्वेश्चन 25 है जो आपका, इसको हम डिस्कस करेंगे ज़रूर आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 25 क्लास नंबर हमारा जो रिवीजन का है 2। ठीक है, तो इसको हम रिव्यू करके आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, बिकॉज हमें लग रहा है ये गलत है। 26 की बात करेंगे बच्चों, सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की। अब देखो, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर से समझ जाओ ऊपर। ऊपर मतलब कैसे, जैसे हम यहाँ पे लाइन लिख ले NITTR, अगर अब यहाँ पे हम C ऐसे करके जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कॉपीराइट, तो ये ऊपर हो गया ना, लेकिन स्मॉल साइज में हुआ, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सुपर स्क्रिप्ट। अगर यही चीज़ नीचे लिखी जाए, जैसे हम H2O में लिखते हैं, 2 नीचे आ गया ना, तो अब हो जाएगा ये आपका सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपने याद रखनी है, कंट्रोल के साथ में इक्वल आप प्रेस करोगे तो जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है ना वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा। डाउन, स्टैंडर्ड लाइन से डाउन, स्मॉलर इन साइज, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एक कैरेक्टर जो रेज किया जाए और स्मॉल हो जाए बेस लाइन से, उसको बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। अभी बताया था आपको। तो जैसे आप याद करोगे x की पावर 2 अगर लिखते हैं तो ये 2 है ना, ये यहाँ पे हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। और अगर यहाँ पे लिखें हम x1 x2 तो ये आपके सबस्क्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में ये हम आपको चेक करके बताएंगे। कंट्रोल के साथ में अगर इक्वल लिखते हैं तो सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की बोलते हैं, और अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो कैरेक्टर को रेज कर दिया जाता है, उसको हो जाता है सुपरस्क्रिप्ट। क्वेश्चन 28 की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे पूछना था आपसे, मैंने पूछा नहीं था। तो NIA आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, अटैच्ड ऑफिस होता है एक। तो इसका फॉर्मेशन आपका कब हुआ ये आपने याद रखना है, 11 मार्च 1891। ठीक है, 11 मार्च 1891 इज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, UGC का फंड की बात की जाती है सेक्शन 16 में। फंड की बात किस में की जाती है, सेक्शन 16 में की जाती है। अच्छा, UGC में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़ के कितने मेंबर होते हैं बच्चों? एक देखो चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, इसके अलावा 10 मेंबर और होते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, कितने मेंबर और होते हैं? टोटल 10 मेंबर और आपको देखने को मिल जाते हैं। 30 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। चलो रिवाइज कराता हूँ। 11 मार्च 1891 को आपका NIA का फॉर्मेशन हुआ। सेक्शन 16 आपकी फंड की बात करता है। सेक्शन 10 नंबर ऑफ 10 जो होते हैं आपके मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़कर। ठीक है, UGC में। क्वेश्चन 31 में होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता, ऐसी बात की जाती है आपका CCS कंडक्ट रूल 1961 के रूल नंबर 5 के सबसेक्शन 1 में। ठीक है, तो रूल नंबर 5 के ये आपका सब रूल 1 हो गया। ठीक है, 5 का पार्ट 1 में ये बात की जाती है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। CCS कंडक्ट रूल के सेक्शन 9 में किसकी बात की जाती है? तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, याद करो क्या होगा। ये है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है, कि आप गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, ये बात की जाती है सेक्शन 9 में। डीए की फुल फॉर्म की जाती है, एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इसको तो बच्चे भूलेंगे नहीं, डियरनेस अलाउंस होता है। हिंदी में इसी को बच्चों बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, क्या होता है ये आपका महंगाई भत्ता, इसी को बोला जाता है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो इसको हर 6 महीने में अनाउंस किया जाता है। एक आपका ये मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपका 1 जनवरी को ड्यू होता है, ये 1 जुलाई को ड्यू होता है। ठीक है, तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं, सॉरी गलत हो गया ये, अभी जो रेट है डियरनेस अलाउंस की वो 50% है। तो 1 जुलाई जैसे ही आएगा तो ये ड्यू होगा, आगे फिर इंक्रीज होगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रूल 5 के 1 में बात की जाती है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट सेक्शन 9 में होता है, सीसीएस कंडक्ट रूल के। डियरनेस अलाउंस आपकी फुल फॉर्म होती है डीए की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 34, डिसेबिलिटी मीन्स डैश % ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 40% डिसेबिलिटी। जिसको 40% डिसेबिलिटी है उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उसको सारे के सारे सोशल जस्टिस और जो एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं डिसेबल पर्सन के, वो किए जाते हैं 40%। आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब्स में भी डिसेबिलिटी की सीटें ईयर मार्क होती हैं। जैसा अभी बच्चे वेट कर रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ के डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट में, वहाँ पे क्या है, एक पोस्ट ईयर मार्क है, इसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप के लिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे रिजल्ट का जरूर पूछेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट बच्चों आज आना था इसी वीक तक, आज संडे है, अब तक ये रिजल्ट आया नहीं। होपफुली नेक्स्ट वीक ये देखने को मिलेगा, बट अब कोई होप नहीं कर सकते। अब जब भी आएगा आपको साइट पे बता दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम आप विजिट करते रहो हमारा, जैसे ही अवेलेबल होगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। जिस चीज़ का ज़्यादा वेट करते हैं वो चीज़ डिले होती है, ये बात याद रखना। वॉशिंग अलाउंस, टीचिंग अलाउंस, शू अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चारों के चारों अलाउंस आपने याद रखने। अगर इनको जोड़ दो तो इसका मतलब होता है ड्रेस अलाउंस। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सिटी को मेंशन किया जाता है यूजीसी के एक्ट में 1956 में, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 22 में। ठीक है, तो सेक्शन 22 में आपका मेंशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो एक्ट है 1956 में। ठीक है, तो डिसेबिलिटी वाला होता है 40% वाला बच्चा। ड्रेस अलाउंस मिलता है जो वॉशिंग, स्टिचिंग, शू और यूनिफॉर्म का अलाउंस होता है। यूनिवर्सिटी की बात की जाती है सेक्शन 22 के अंदर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। मैक्सिमम डेज बताना है आपने स्टडी लीव का जो ग्रांट किया जाता है किसी एम्प्लॉय को। कल की क्लास में हमने सीएचएस ऑफिसर की बात की थी, आज की क्लास में उनको छोड़ के बात की है। तो बस डिफरेंस आपने समझना है। आंसर होगा आपका यहाँ पे 24 मंथ। ठीक है, 24 मंथ होता है अगर सीएचएस ऑफिसर्स की बात ना करें। अगर सीएचएस ऑफिसर की हम बात करेंगे तो यही चीज़ बढ़ के हो जाती है आपकी 36 मंथ्स। ठीक है बच्चों, इतना आपने याद रखना है। अच्छा, यूजीसी का जो फिटनेस ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ फॉर ग्रांट रूल है वो कब आया था, तो वो आया था साथियों आपका 1974 में। कब, 1 जून 1974। ठीक है, डेट भी आपने याद जरूर रखनी है। फिटनेस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़, ये हमने सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ की बात की ग्रांट के लिए। अब बात करेंगे हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट के लिए। तो किसी एक ओपन यूनिवर्सिटी का आप नाम कमेंट करके बताओगे। जैसे हमारी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू बोलते हैं जिसको। तो जो ये रूल है ना, ये तो मैं बता देता हूँ आपको 1988 में आए थे, लेकिन एनफोर्स 88 में नहीं हुई, एनफोर्स हुई 89 में, यानी 8 मार्च, यानी फीमेल जो हमारा ये महिला दिवस होता है उसके हिसाब से आप याद रखोगे कि विमेंस डे पे 1989 में इनको एनफोर्स माना जाता है रूल्स को। ठीक है, तो सीएचएस ऑफिसर को छोड़ के 24 महीने की ग्रांट होती है स्टडी लीव। 1 जून 1974 को आपका यूजीसी फिटनेस ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ पर ग्रांट किया जाता है एनफोर्स, और आपका ओपन यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट के लिए एनफोर्समेंट हुई थी 8 मार्च 1989 को। ठीक है बच्चों, चलो क्लास 40 की बात करेंगे। फुल फॉर्म बताएंगे SGRC की। ठीक है, तो SGRC होता है आपका स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। क्या होता है, स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ कैलेंडर ईयर। तो बच्चों कैलेंडर ईयर में कितनी RH अलाउड होती हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 2 RH मिलती हैं। ठीक है, याद रखना है कितनी RH मिलती हैं, टोटल 2 RH मिलती हैं।
टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ SGRC कितना होता है? तो ये 2 साल का होता है। आपने याद रखना है चेयरपर्सन का टेन्योर कितना होता है? 2 साल का होता है। 2 RH अलाउड होती हैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट को पूरे साल के अंदर। फुल फॉर्म में बात करेंगे SGRC की तो आपका साथियों आंसर होगा स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। तो टोटल 42 क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको। 43 की बात करेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज़ बताऊंगा, किसी बच्चे को अगर लगता है अभी ये स्लो स्पीड है तो आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, आप स्पीड को रेज कर सकते हो 1.25, 1.5, 1.75, 2 जैसा आपको सूटेबल लगे। हालांकि ये स्पीड कम नहीं है बट फिर भी आप पे डिपेंड करता है अगर आपको कम लगता है। अच्छा ग्रीन बेबी अंडरलाइन की बात करनी है। अगर ग्रीन लाइन आती है ना तो इसका मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, कोई जैसे वर्ड लिखो, मान लो ये इंडिकेट में लिख दूं, इंडिकेट के नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रीन कलर में ये वेवी लाइन हो जाए तो समझ लेना कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे जरूर है। विच फंक्शन इज टू रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम अ सप्लाइड टेस्ट स्ट्रिंग। जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको अगर आपने डिलीट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज होता है? क्लियर फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके फंक्शंस होते हैं जो एक्सेल में यूज़ होते हैं। तो ये क्लियर फंक्शन हम जब यूज़ करेंगे तो जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होगा वो हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात कर रहे हैं। एक्सेल में जितने भी बॉक्स होते हैं तो हर एक बॉक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक सेल बोला जाता है हर बॉक्स को। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। क्लीन जो है आपका एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, सॉरी क्लियर नहीं था वो क्लीन था बच्चों, है याद रखना। क्लीन अगर यूज़ करेंगे तो रिमूव हो जाएंगे ऑल नॉन प्रिंटेबल स्ट्रिंग फ्रॉम द कैरेक्टर फ्रॉम द टेस्ट स्ट्रिंग। ग्रामेटिकल एरर की बात करेंगे तो एक ग्रीन वेवी अंडरलाइन शो होती है, तो आपने याद रखना है। टोटल 45 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आपको पता होगा 1 से लेकर 75 तक हम इस सीरीज में भी करेंगे। पहली क्लास में आपको 75 क्वेश्चंस मिले, इस क्लास में भी आपको 75 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो 46 की बात करेंगे। सेल एड्रेस क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स का क्या होता है? लेटर एंड नंबर होता है। ठीक है, लेटर एंड नंबर्स के हिसाब से आपको पता लग जाएगा एक सेल का एड्रेस। यानी जैसे ये इंटरसेक्शन नहीं होता बॉक्सों का, इस तरह के बॉक्स बने होंगे। मान के चलो यहाँ पे अगर A लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये एड्रेस क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना होता है। RTI पहले इम्प्लीमेंट कब हुई इंडियन स्टेट में? तमिलनाडु में। अब बच्चों को पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि वर्ल्ड में बताओ कहाँ पे हुई, जो हमने पहली क्लास में आपको बताया था। इंडिया में पता लग गया तमिलनाडु, तो वर्ल्ड में बताना है अब आपने। 2005 में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसका क्या मतलब होता है? दोस्तों गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर लिखा है ना तो समझ लेना सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है और आपका यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है। तो आपका ये सारे के सारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु पहला स्टेट है जहाँ पे RTI इम्प्लीमेंट हुई। लेटर एंड नंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम ही सेल का एड्रेस होता है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, तमिलनाडु तो इंडियन स्टेट है। वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो स्वीडन आंसर होगा आपका। ठीक है, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? स्वीडन होगा। CPIO की फुल फॉर्म बतानी है आपने, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अच्छा बच्चों जब RTI की हमने क्लास ली ना, आप देखना क्लास नंबर 17 है वो शायद, है ना, क्लास नंबर 17। इस क्लास में हमने CPIO की आपको फुल फॉर्म बताई थी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो एक कमिश्नर मत समझना, ऑफिसर समझना इसको। ठीक है, चेंज कर लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर्स बताने हैं इन टेबल कॉलम यूजुअली, तो क्या होते हैं? राइट अलाइंड होते हैं। जो भी एक टेबल होगी अगर उसमें आप नंबर लिखोगे ना तो वो राइट की तरफ चले जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। डाटा ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। डाटा को जब आप रोज एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? स्प्रेडशीट बोला जाता है, यानी कि एक्सेल। ठीक है, तो आपको रिवाइज कराना बनता है ज़रूर, तो रिवाइज कराएंगे। CPIO होगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। राइट अलाइंड हो जाते हैं आपके नंबर्स किसी टेबल में जब आप लिखते हो कॉलम के अंदर। स्प्रेडशीट होती है जब डाटा को रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स इज नॉट एक्सीडेड बाय डैश इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। जो आपका CIC होता है ना, इसमें कितने कमिश्नर से ज़्यादा नहीं हो सकते भाई, 10 से ज़्यादा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते इसमें।
ठीक है। आरटीआई क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन है। जीएसटी किस पे टैक्स स्लैब में डिवाइड किया जाता है बच्चों? जीएसटी डिवाइड किया जाता है 5 स्लैब में। अब आपको 5 के 5 स्लैब ना बताने, एक तो 0% होता है, एक 5% होता है, अगले वाले 3 बचे वो आपको बताने, ठीक है। टोटल 5 स्लैब हैं इसके अंदर। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते किसी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर, ठीक है बच्चों। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अंडर विच रूल इन CCA रूल्स 1965। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का बताना है किस रूल में मेंशन है आपका CCA के अंदर, ठीक है साथियों। तो ये किस में है आपका, ये आपको पता लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो रूल 12 में बात की जाती है आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ की। प्रमोशन को विदहोल्ड कर लिया किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, सोचो उसकी प्रमोशन को रोक दिया है, तो वो क्या होगा? वो एक माइनर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी नहीं होती वो, ठीक है। क्या होती है? एक माइनर पेनल्टी होती है। वैकेशन डिपार्टमेंट को मेंशन किया जाता है CCS लीव रूल के अंदर 1972 में, तो ये होगा रूल 3 ऑफ M। रूल 3 ऑफ M के अंदर होगा वैकेशन डिपार्टमेंट। माइनर पेनल्टी बोलते हैं प्रमोशन को रोक देना। 12 नंबर रूल बात करता है CCS के CCA रूल्स 1965 के बारे में, ठीक है साथियों। तो वैकेशन डिपार्टमेंट में पता है ना आपको 10 लीव्स मिलती हैं हर 6 मंथ में, यानी पूरे साल के अंदर 20 लीव्स जो है मिलती है। चेक करना इस चीज़ को, 10 है या 5 करके टोटल 10 है। तो वैकेशन डिपार्टमेंट आप पढ़ोगे ना 3M में, आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। टू सेव द सेम फाइल विद अनदर नेम वी हैव टू यूज़ द कमांड। तो सेव एज करना पड़ेगा, एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करो तो सेव एज यूज़ करो। अच्छा, चार्ट को इंसर्ट करना है आपने MS एक्सेल में, तो क्या तरीका होगा बच्चों? तो वो तरीका होता है इंसर्ट मेनू में जाओ और चार्ट पे क्लिक करो और चार्ट को इंसर्ट कर लो, ठीक है। किस में जाना है? इंसर्ट मेनू में जाना है, फिर चार्ट्स में जाना है, ओके। एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? तो आपकी एक्सेल की वर्कबुक कलेक्शन होता है वर्कशीट्स का। किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है आपकी एक्सेल की वर्कबुक, ठीक है। सेव एज हम कमांड यूज़ करते हैं किसी फाइल को अनदर नेम से अगर सेव करना है तो। मेथड टू इंसर्ट चार्ट इन MS एक्सेल, इंसर्ट मेनू में जाओ फिर चार्ट्स में जाओ। एक्सेल वर्कबुक कलेक्शन होता है आपका वर्कशीट्स का। क्वेश्चन 61, रूल 43C इन CCS लीव रूल 1972। तो चाइल्ड केयर लीव होता है आपका 43C के अंदर। तो बच्चों आपने एक चीज़ और बतानी है, 43AA के अंदर क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कितना होता है चाइल्ड केयर लीव का? बच्चों 730 दिन होता है, 730 डेज होता है चाइल्ड केयर लीव का मैक्सिमम पीरियड। चाइल्ड केयर लीव को ग्रांट नहीं किया जा सकता कितने दिन से कम, यानी 5 दिन से कम आपको ग्रांट नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले ये 15 डेज़ हुआ करता था कि मिनिमम आपने 15 डेज़ की अवेल करनी है, बट अभी ये हो चुका है घट के 5 दिन। दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चाइल्ड केयर लीव साथियों 43C में बात होती है लीव रूल में। 730 डेज़ की आपको टोटल CCL जो मिलती है एक गवर्नमेंट सर्वेंट की लाइफ में। 5 दिन कम से कम आपको CCL अवेल करनी होती है एक टाइम पे, ठीक है। 64 क्वेश्चन में आएंगे तो रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीव इज मेंशन्ड इन। अच्छा, आपकी छुट्टी पूरे होने से पहले अगर आपका एम्प्लॉयर या जो अपील जो आपकी अथॉरिटी है वो आपको बुला सकती है, इसका जिक्र होता है रूल नंबर 23 में CCS रूल्स में, ठीक है। एब्सेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव किस में मेंशन किया जाता है? ये रूल 25 में किया जाता है कि आपकी छुट्टी समझो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद भी कोई एप्लीकेंट है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एब्सेंट रहता है, तो रूल 25 में इसकी बात की गई है। टाइप ऑफ लीव विच इज़ नॉट एडमिशिबल टू लीव सैलरी। अच्छा, वो लीव जिसकी सैलरी नहीं मिलती तो वो होती है बच्चों EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। इनकी आपको कोई लीव्स नहीं मिलती है। रूल 25 बात करता है आपका एब्सेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव के बारे में। रूल 23 बात करता है आपका रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। 67 की बात करेंगे, अगर टेक्स्ट को आपने लेफ्ट में अलाइन करना है तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में L। अच्छा बच्चों, कंट्रोल के साथ में L ये तो होगी लेफ्ट अलाइन। अब कल की क्लास भी आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, उसमें हमने पूछा था आपसे राइट अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो बताओ क्या है? राइट अलाइन करना है तो अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि राइट अलाइन क्या होता है। तो कंट्रोल L होगा बच्चों लेफ्ट अलाइन।
रिप्लेस करना है किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में तो कंट्रोल एच प्रेस करोगे आप, रिप्लेस हो जाएगा। अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल के साथ में एफ आप करके फाइंड कर पाओगे वो वर्ड, ठीक है। चेंज हाउ टेक्स्ट इज अलाइंड इन टेक्स्ट बॉक्स, तो चेंज कैसे करोगे आप, तो अलाइन टेक्स्ट में करके कर दोगे चेंज, यानी होम में जाओगे आप, पैराग्राफ में जाओगे, फिर अलाइन टेक्स्ट पे जाके क्लिक करके हो जाएगा आपका टेक्स्ट को अलाइन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस करवाए यहाँ पे। अलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल एच से आप रिप्लेस करोगे, और कंट्रोल एल होता है बच्चों एमएस वर्ड में टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में जोड़ने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। ये शॉर्टकट की है आपकी। क्वेश्चन 70 की बात करेंगे। चाइल्ड केयर लीव एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ, तो चाइल्ड केयर लीव मिलती हैं जब आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का होता है। रूल 29 की बात करेंगे सीसीएस रूल में, तो ये एचपीएल होता है, यानी हाफ पे लीव की बात होती है। फंडामेंटल रूल्स आपके 1/1/1922 से एप्लीकेबल हैं। 1922 से आपके जो एफआर रूल्स हैं ना, फंडामेंटल रूल्स, वो एप्लीकेबल हैं। एचपीएल साथियों जो होती हैं आपकी रूल 29 में बात की जाती है। हर 6 महीने में 10-10 करके आपको टोटल 20 एचपीएल मिलती हैं 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है बच्चों। 18 साल से कम एज के बच्चे के लिए ही आप सीसीएल अवेल कर सकते हो, उसके बाद में वो आपकी लैप्स हो जाती हैं अगर आपने अवेल नहीं की हैं तो बच्चों अभी तक हम आपको 72 क्वेश्चंस करा चुके हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक करके आप बताओ कि सेशन आपको कैसा लगा। फर्स्ट टाइम व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। 73 में बात करेंगे, फाइल एक्सटेंशन बताना है वर्ड के डॉक्यूमेंट का, तो डिफ़ॉल्ट ही डीओसी करके वो सेव हो जाता है। तो डीओसी जो फाइल एक्सटेंशन है .doc, ये आपका फाइल एक्सटेंशन होता है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का। पावर टू इंटरप्रेट द फंडामेंटल रूल्स, तो फंडामेंटल रूल्स को इंटरप्रेट करने की पावर केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है पावर टू इंटरप्रेट द फंडामेंटल रूल्स। प्रोविडेंट फंड बताओ बच्चों, फंडामेंटल रूल में कौन से सेक्शन के अंदर आता है, फंडामेंटल रूल के अंदर आता है। तो फंडामेंटल रूल 16 बात करता है प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। प्रेसिडेंट को पावर होती है इंटरप्रेट करने की फंडामेंटल रूल्स को। डीओसी आपका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है फॉर ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। 75 क्वेश्चन आपको कराए, 75 क्वेश्चन आपको कल कराए, इसी तरह से सीरीज ये कंटिन्यू आपकी होती रहेगी। तो बच्चों रिवीजन सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। और प्लस मेंबर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो manatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस रिजॉल्व करा सकते हो। कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके हमसे पता कर सकते हैं। साथियों ये रिवीजन सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। 2 क्लासेस मिली हैं आपको, बैक टू बैकअप क्लासेस ये मिलेंगी, है ना, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लासें बैक टू बैक मिलती रहेंगी। तो साथियों मिलते हैं नई रिवीजन सेशन की क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।